वन वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में 40 + 20 यानी कि 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं स्पेशली झारखंड की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि झारखंड से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन, जहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में निकालना है एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे √676 का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, और √324 का वैल्यू हो जाएगा 18, और यहाँ पे दिया हुआ है √x × 4। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और जब काटेंगे इधर तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि √x का वैल्यू आ गया 11। और √x का वैल्यू अगर 11 आ गया है तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो कितना ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 121। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 121। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने रुपये योगदान देता है जितना कि उस कक्षा में छात्र थे। कुल योगदान कितना है 5476। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या कि ये जो 5476 जो दिया हुआ है इसका निकालेंगे अंडर रूट कैसे निकालते हैं? तो ये जो लास्ट वाला संख्या किस किस में आता है 6 छक 36 और 4 छक 16 में। अब हम लास्ट से पेयर लगाएंगे तो ये 54 बचा। तो 54 किसके बीच आएगा 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 × 7 = 56, ज़्यादा आ जा रहा है, अंदर में कम है। जब अंदर में कम होता है तो यहाँ कम वाला वैल्यू लेते हैं। 8 तो होगा नहीं, यहाँ पे 8 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है जो कि 54 से ज़्यादा है, कम वाला ही लेना होगा, यानी कि ये 7 फिक्स है। और यहाँ चूँकि कम है 56 से कम यहाँ 54 है, तो हम यहाँ कम वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 74। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। अब नेक्स्ट देखते हैं 63 में सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें करेंगे क्या, अब हम सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखिए कि 3 में 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया है, तो 3 दूनी 6 और 3 9। अब 9 में भी 2 से गुना करके और 3 जोड़ दिया है, 9 दूनी 18, 3 21। अब 21 में 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया है, ऐसा सीरीज चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 189 में भी 2 से गुना करके और 3 जोड़ा गया है, यानी कि 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 7, 2 और 1 3, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 381, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 64 में हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का वैल्यू हम पुट करेंगे एक एक करके देखते हैं। ये ऑप्शन से बनाना काफ़ी इजी होता है वैल्यू पुटिंग से। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए बी सी तीनों का वैल्यू हम एक पुट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 और 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 2। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी का वैल्यू 2 2 2 2 आ रहा है, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 2 2 2 और 2, यानी कि 4 बार 2 8 आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ए बी और सी तो तीनों का वैल्यू एक एक पुट करने के बाद 8 आता है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो 1 1 2 2 2, यानी 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पहले ही ऑप्शन में हमको 8 मिल जा रहा है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको पता होगा कि इसके a और b दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जाता है
तब हम 1/x आसानी से साइन को चेंज करके निकाल देते हैं। तो देखिए 7 4 चौके 16 48, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो हम बड़े ही आसानी से x का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 7 - 4√3, और हम 1/x का भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 7। बस साइन को चेक कर देना है चेंज, ठीक है। तो साइन को कर दिया चेंज, तो ये वैल्यू आ जाता है। अब यहाँ पे x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अब इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे, अभी हमने निकाला था ये 7 माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ x का वैल्यू। तो x का वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, ये कर दिया। अब 1/x का वैल्यू बस साइन चेंज कर देना है, तो माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये √3। अब ये माइनस में ये प्लस में, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और -2 भी था फॉर्मूला में, तो और ये टोटल क्या था, स्क्वायर था, है ना, ये स्क्वायर था। तो स्क्वायर था तो कितना हो गया था, एक बार फिर देख लेते हैं। ये है इतना, उसके बाद फिर था कितना, 7 + 4√3 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, और 7 - 7 14, और 14 का स्क्वायर हो गया 196, और 2 हो गया माइनस, तो कितना निकल गया 194, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या 80 मीटर है, एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री कोण सबटेंड करता बनाता है, इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगवाने का लागत कितनी आएगी। तो कितनी आएगी, बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है कि 126 डिग्री का यहाँ पे जो चाप है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल निकलेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टाइल्स लगाने का प्राइस कितना आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चाप का, तो πr² यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और जितना दिया हुआ है जो एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है 126 डिग्री, और फिर 360 डिग्री नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू भी पुट करना होगा, तो चलिए पुट करते हैं। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और r का वैल्यू दिया हुआ यानी कि अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हो गया ये 80 × 80, ठीक है। और उसके बाद फिर एंगल कितना दिया हुआ है 126 डिग्री, 126 डिग्री, और नीचे में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कर सकते हैं कि इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 9 36। अब ये 9 से कट जाएगा, 9 के 9, 9 दूनी 9 चौके 36, यानी कि 4 बार में कटेगा। अब इसको काट देते हैं 2 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 8 चौके 32, यानी कि 320 को करेंगे 22 से गुना, 320 को करेंगे 22 से गुना, तो 320 को 22 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 740 आ जाएगा। अब ये हमारा निकल गया क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। अब 1 वर्ग मीटर में 5 रुपये का टाइल्स लगवाने का कीमत है, दर है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0, ये हो जाएगा 2, और 7 × 5 = 35, और 2 37, सॉरी 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यहाँ पे 20 पूरा टोटल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी अपने सेल्समैनों के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1% वाला जो कमीशन है उसमें हम सेल्स की मात्रा मान लेते हैं x, और इसका मान लेते हैं y, ठीक है।
और दोनों के आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि दोनों बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4% इंटू एक्स इक्वल टू 5% इंटू वाई। अब ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y का, तो ये इधर आ जाएगा 4y5 हो जाएगा, 4y5, और ये क्या था, x था, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया, 4y5 x हो गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना हो गया, 4y5 x। अब इसको हम अगर पॉइंट में निकाल लेंगे तो 0.8x हो जाएगा। अब ये y का सेल है और यहाँ x का सेल, यही दोनों के मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है, तो क्या करेंगे, x और y दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि सेल्स की मात्रा में कितनी कमी आई है। ठीक है, तो x में क्या घटा देंगे, y का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था 0.8x। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.2x। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 0.2x कितना पे, x से, आधार तो x था, अब उसके बाद 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे निकल जाएगा प्रतिशत। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 दशमलव के बदले 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ है और ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बड़ा इजी है। कैसे, m का पावर n इक्वल टू 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो m का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना निकल गया है, m का वैल्यू आपका निकल गया यहाँ पे 11 और n का वैल्यू निकल गया है 2। अब क्या करेंगे, इसमें कर देंगे पुट। अब m का वैल्यू कितना है, 11, तो 11 माइनस 1 10, और n का वैल्यू कितना है, देखिए 2 है, 2 और 1 3, यानी 10 की पावर 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर हैं। चक्र की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे परिधि दिया हुआ है दो वृत्त का। अब ये दो वृत्त कैसे है, ये एक वृत्त है और दूसरा एक वृत्त है इसके अंदर, छोटा सा वृत्त। अब ये जो चौड़ाई है ना बीच में, इसी चौड़ाई का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहला ये बड़ा वाला का दिया हुआ 352 और छोटा का दिया हुआ 364। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी कि 2 पाई r, इसको r2 मान लेते हैं और इसको 2 पाई r1 मान लेते हैं। 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई निकल जाएगा कॉमन, ये 2 पाई कॉमन निकल जाएगा और r2 माइनस r1। अब इसी पे हम पुट कर देंगे, तो इससे पता क्या चल जाएगा, r का वैल्यू पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब उसके बाद r2 माइनस r1 यही चौड़ाई बचेगा और इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ कितना रहेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 352 माइनस 264, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 88 है। अब काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, 22 दूनी 44, 2 बार में कट जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी r2 माइनस r1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 मीटर, और यही आंसर है, 14 मीटर विल बी द आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर के वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान का परिधि कितना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान है और इसके अंदर एक आयताकार टैंक रखा हुआ है, ये रहा आयताकार टैंक, और ये आयताकार टैंक के चारों ओर का जो एरिया है, ये जो एरिया बच गया है, ठीक है, इसका टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है 40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका लंबाई और चौड़ाई 180
और 120। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चूंकि ये जो किनारे में क्षेत्रफल है टोटल 40,000 मीटर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने के साथ ही ये टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 2πr² से इक्वेट करके हम r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और r का जब वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद हम आसानी से 2πr में r का वैल्यू पुट करके और परिधि निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आयताकार टैंक का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 180 × 120। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 6 और 9 21, यानी कितना हो जाएगा, ये किसका निकला, ये आयताकार टैंक का निकला। और जो बाहरी है ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल ऐड अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे, यानी कि 61600। ठीक है, तो कितना निकल गया, तो 40,000, ये रहा 40,000। और अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ये। और यही वृत्त का क्षेत्रफल है। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे πr² से, तो पाई का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 22/7 × r² इक्वल टू 61600। अब इसको हम काटते हैं डायरेक्ट 22 से, तो कितना बार में कटेगा, 22 दूनी 44, बच गए 17, 76, ये 8 बार में। और ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा, और ये जो 00 है ये तो रहेगा ही। तो हम कह सकते हैं कि r² का वैल्यू 28 × 700। ठीक है, यानी r² का वैल्यू 28 × 700। ठीक है, अब इसको हम पेयर में बना लेते हैं। ऐसा करते हैं 7 × 7 × 4 × 100 तोड़ लिए हैं। और r का वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट लगा के। ठीक है, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेयर मिल गया सबका, इसका 2, 7 और 10, 2, 7 और 10, तो 7 दूनी 14, 140 मीटर क्या निकल गया, r निकल गया। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या का वैल्यू है वो 140 मीटर निकल कर आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, 2πr में वैल्यू को कर देंगे पुट। 2πr यानी कि 2 22/7, और r का वैल्यू हमारे पास कितना है, 140 मीटर। इसको हम काट देते हैं, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 880। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा 880। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन। 4 के बाद 10 और उसके बाद x का वैल्यू निकालना है, और ये चेंज होते जा रहा है। अब ये मल्टीपल है, किसी का मल्टीपल है, ये आपको समझना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं लगातार। तो देखिए 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 10 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि 2/5 करके देखते हैं, नहीं 5/2। ठीक है, 5/2 कर दिए तो कितना आ गया, 10 आ जा रहा है, यानी कि 2.5 है ना। अब ऐसा करते हैं कि जब 2.5 मिला है तो 3 ही होगा। तो चेक करते हैं कि 10 में 3 से गुना करेंगे 30, ऑप्शन में भी है लेकिन आगे भी चेक करते हैं। तो आधा बड़ा है 3, अब 3.5 भी करके देखते हैं। तो अब हमारे पास 3 है, और 3 में अगर हम 3.5 करते हैं यानी 3.5/2 है ना, यानी कि 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। और जब काटेंगे तो 15, 105 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ये पैटर्न काम कर रहा है। तो हम 4 को कितना से गुना करेंगे, 0.5 से 25 से 0.25 से, और 10 को कितना से गुना कर देंगे, आधा बढ़ जाएगा, यानी कि 3 से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काट कर निकाला जाता है, और काट कर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल कितना है, 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा ही आसान है, कैसे देखिए 150 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल में टोटल
एक केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 360 डिग्री का। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 360 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 1 डिग्री का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, 150 इधर आ जाएगा, और जब हम 360 का निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 25 × 360 बटा 2 × 150। ठीक है, तो 25 × 360 बटा 2 × 150। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको हम काट देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काटते हैं, 25 25 और 5 दिया 15। अब ये 3 से कट जाएगा 12 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में कट गया। इस तरीके से यहाँ से 5 और यहाँ 6, यानी कि 6 5 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करना क्या था कि ये जो 150 था, तो 150 का वैल्यू दिया हुआ था 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरीके से 360 डिग्री का वैल्यू निकालना था। तो 360 डिग्री का वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं तो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। एक क्यूब यानी कि घन का बॉडी का डायगोनल यानी विकर्ण 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब जो दिया हुआ है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 × a, यानी कि भुजा, और इसे का वैल्यू दिया हुआ है 3√3। तो ये कट जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अगर हमारे एक भुजा का वैल्यू 3 निकल गया तो हम बड़े ही आसानी से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और आयतन भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं, और क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का वैल्यू कितना था 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 यहाँ ऑप्शन में ए में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अब निकालना है क्षेत्रफल भी, और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 6a², 6 भुजा स्क्वायर। तो 3 3 9 6 54। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 घन सेंटीमीटर और 54 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। और 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर यानी कि ये बेलन एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई समान है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रदत्त त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी कि आर और एच दोनों ही बराबर है, और एक ही आधार पे तीनों हैं। ठीक है, एक ही आधार पे तीनों हैं, तो इसे हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले शंकु का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h। ठीक है, πr² h, आर भी सेम है और एच भी सेम है, तो बराबर ले सकते हैं, अनुपात हो जाएगा। गोलार्ध का क्या होता है, 4/3 πr³, यही r³ हो जाएगा। और उसके बाद सिलेंडर यानी कि बेलन का कितना होता है, πr² h। ठीक है, यानी यहाँ पे भी r² h, h भी r² है और h भी r के बराबर है, यानी r³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट जाएगा, πr² h, यहाँ पे एक और r होगा, तो यहाँ से ये कट गया, ये देखिए ये कट गया, ये देखिए पूरा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 1/3, 3/4 और 1। अब इसका हम अनुपात निकाल लेंगे, क्या क्या है, 1/3, 4/3 और 1। ये तीनों का अनुपात हम निकाल लेंगे अच्छे से सॉल्व करके। 1/3, 4/3 और 1, 1/3, 4/3 और 1। निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो 3 3 कट जाएगा 1। ठीक है, ये कितना था, 2 था ना, अच्छा 4, सॉरी ये 2 था, तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इस तरीके से तीनों के फॉर्मूला हम पुट करेंगे। याद रखिएगा गोलार्ध का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वहाँ गलती से हमने 4 लिख दिया था, तो ये याद रखिएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए। दी गई आकृति में 4 छवियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब सभी फिगर में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सभी का जो किनारा है ना, ये किनारा ये अंदर की ओर है। ये देखिए, इसमें भी अंदर की ओर है, इसमें भी अंदर की ओर है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 ये बाहर की ओर है, इसलिए विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। हरीश यास्मीन का भाई है। ये जो हरीश है ना, ये भाई है किसका? यास्मीन का। ठीक है, यास्मीन का भाई है, इसको वाई मान लेते हैं। यास्मीन का भाई है। अब उसके बाद यास्मीन के 2 पुत्र हैं, एक तो शिवा है और दूसरा क्या है? नकुल है ना। ये दोनों ही पुत्र हैं, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। ये दोनों पुत्र हैं। अच्छा, कैलाश शिवा के भाई का पिता है। शिवा के भाई नकुल का पिता है। कौन है? कैलाश के। अगर के पिता है और इसके 2 बेटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माता होंगी, तभी तो उसके 2 बेटे हैं, तो ये माता हो जाएंगी। तो और ये दोनों हो जाएंगे पति पत्नी। अब पूछ क्या रहा है कि कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, अब ये जो हरीश है ये कैलाश को क्या कहेगा? तो ये क्या है? ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, और बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहनोई या जीजा बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। और 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है। ठीक है, 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है? तो 4 के तुरंत बाद 5 यहाँ आ रहा है, 4 के तुरंत बाद 5 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग होंगे? तो ऐसे भी आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब गोलाकार मेज है और ये महेश है, और महेश के दाईं ओर ये महेश है और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, तो एक खुद एक महेश है और 9 लोग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 लोग हो गए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई याद कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार ऊंचाई से दुगना है। अगर ऊंचाई हम x मानते हैं तो आधार यानी कि बेस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यही दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 98 के बराबर होता है। अब काटेंगे कितना बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9, 49, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 49, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और यही एक्स ऊंचाई है, यही एक्स ऊंचाई है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया? एक्स यानी कि एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। एक समलंबाकार यानी कि ट्रापीजियम आकार का है। नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचली भाग 6 मीटर चौड़ी है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो नहर की गहराई कितनी होगी? गहराई मतलब कि एच निकालना है। अब समलंब कैसा दिखता है? ये रहा समलंब का आकार। अब ये 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, एच पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल टोटल दिया हुआ है, तो बड़े ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का योग। अब ये 6 है और ये 10 है, तो आधार का योग हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे नहीं बल्कि दिया हुआ है, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16, और एच पता नहीं है और वही एच को फाइंड आउट करना है। और ये क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो कितना बार में कट जाएगा? ये हो जाएगा 8।
ठीक है, काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 8 फिर यहाँ काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 छः 48, यानी कि 60 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। और 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, किस मामले में आकृति को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, इसको समान विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम बी से काटेंगे तो बराबर बराबर भाग में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सुधाकर के पास 13 फूल हैं, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। 3 चढ़ाता है और 2 तोड़ता है, ठीक है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होंगे, यानी कि किस दिन 3 फूल से कम फूल बचेंगे। तो देखिए, इसको बड़े आसानी से और बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए होगा क्या कि ये सबसे पहले क्या करेगा कि इसके पास 3 फूल ये तोड़ता है, ठीक है, सॉरी हाँ, 3 फूल चढ़ाता है और 2 फूल तोड़ता है, ठीक है, और टोटल फूल इसके पास है 13। अब इसको हम आसानी से देखते हैं। अब ये पहला दिन क्या करेगा, इसके पास 13 फूल है, 13 फूल में से ये 3 फूल तो चढ़ा दिया और 2 फूल तोड़ा, ठीक है, तो टोटल कितना बचा इसके पास, 12 फूल बचा पहला दिन, ठीक है, ये पहला दिन। उसी तरीके से अब 12 फूल बचा हुआ है, 12 फूल में से वो फिर से क्या करेगा, 3 फूल चढ़ा देगा और 2 फूल क्या करेगा, वो फिर से तोड़ेगा, तो कितना बचा, 11 बचा। ये हो गया दूसरा दिन। इसी तरीके से लगातार घटता जाएगा। अब 11 बचा हुआ है, ठीक है, दूसरा दिन 11 बचा हुआ है, 11 में से फिर 3 चढ़ाएगा और फिर 2 तोड़ेगा, तो कितना बच गया, फिर से 10 बचा, ये तीसरा दिन है। उसके बाद फिर 10 बचा हुआ है, 10 में से फिर 3 चढ़ा देगा और 2 तोड़ेगा, फिर कितना हो गया, 9 बचा, ठीक है, ये कितना, चौथा दिन है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि 9 फूल बचा हुआ है, 9 में से फिर 3 चढ़ाएगा और फिर 2 तोड़ेगा, अब कितना बचेगा इसके पास, 8 बचेगा, ये 5वां दिन है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5वां दिन इसके पास कितना बचा हुआ, 8 फूल बचा हुआ है ना। 5वां दिन 8 फूल बचा हुआ है, 8 फूल। अब 8 में से क्या करेगा, फिर 3 चढ़ाएगा, 2 तोड़ेगा, कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है, और ये छठा दिन है ना। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब 7 में से फिर 3 क्या करेगा, 3 चढ़ा देगा और 2 तोड़ेगा, फिर कितना बचा, 6, ये 7वां दिन है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि 7वां दिन इसके पास 6 फूल बचा हुआ है, अब 6 में से फिर 3 चढ़ाएगा और 2 तोड़ लेगा, फिर कितना बचा, 5 बचा। 5 कौन सा दिन बचा है, 8वां दिन बचा हुआ है, ठीक है, 8वां दिन 5 बचा हुआ है। अब 5 में से फिर क्या करेगा, 3 चढ़ाएगा और 2 तोड़ लेगा, कितना बचा, 4। 4 कितना दिन, 9वां दिन बचा हुआ है, ठीक है। अब 9वां दिन 4 फूल बचा हुआ है। अब 10वां दिन क्या करेगा कि 3 चढ़ा देगा, 2 तोड़ लेगा, अब कितना बचा हुआ है इसके पास, 3 फूल 10वां दिन बचा हुआ है। अब 11वां दिन क्या होगा, 11वां दिन क्या करेगा ये कि 3 में से 3 को चढ़ा देगा और 2 तोड़ लेगा, यानी कि 11वां दिन इसके पास कितना फूल बच रहा है, मात्र 2 फूल बच रहा है। अब इसके पास 3 फूल नहीं बचा हुआ है, और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किस दिन नहीं होगी, तो किस दिन नहीं होगी, तो इसका 11वां दिन नहीं होगा, सॉरी 12वां दिन इसका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 11वां दिन तो वो क्या कर लिया, 11वां दिन इसके पास 2 फूल बचा हुआ था, ठीक है ना, 2 फूल बचा हुआ था, तो वो 12वां दिन क्या करेगा कि 2 फूल में ये क्या करेगा कि 3 फूल कैसे चढ़ाएगा, अब तो चढ़ा नहीं सकता है, तो 11वां दिन तो वो चढ़ा लिया था और 11वां दिन इसके पास 2 फूल बचा हुआ था, लेकिन 12वां दिन उसके पास अब 3 चढ़ाने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो 2 कैसे तोड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत आसान है, समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक एक करके स्टेप वाइज अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 है,
एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। अब देखो 2 से गुना किया जा रहा है इसको, तो वो तो 2 से गुना होगा नहीं। ये तो सम संख्या हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या चाहिए। ये 6 हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचता है 26। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो ये 13 है, 13 को 2 से गुना किया जाता है तो 26 मिला है ना। तो 26 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित भाषा में FEAD को इतना लिखा जाता है तो कूट के रूप में कूट किया जाता है, तो इस भाषा को किस रूप में कटिबद्ध किया जाएगा, इसको किस रूप में कटिबद्ध किया जाएगा। कुछ नहीं, बहुत इजी है, इसके प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है DEAF। डी का वैल्यू होता है 4, ई का वैल्यू होता है 5, ए का वैल्यू होता है 1 और एफ का वैल्यू होता है 6। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित भाषा में मटेरियल को ये लिखा जाता है तो इस भाषा में डेमोलिश को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एन से एम एक बढ़ रहा है, ए से बी एक बढ़ रहा है, टी से यू एक बढ़ रहा है, एल से एम एक बढ़ रहा है, यानी कि सभी में एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ दिया हुआ है इसी में से एक बढ़ा देंगे। तो डी ई एफ एम एन ओ पी एल एम आई जे एस है ना, एस टी एच आई, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। देखो अब ये जो दिनेश है, दिनेश ये सुमेश के पत्नी, ऐसा करते हैं, ये रहा सुमेश और सुमेश की पत्नी, ये है उसकी पत्नी है ना, इसको अच्छे से दिखाते हैं, ये सुमेश की पत्नी है तो ये पति हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या कर रहा है कि दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। सुमेश की पत्नी का भाई कौन है, दिनेश है, ठीक है ना, दिनेश है। अब पूछ रहा है कि सुमेश का, ये सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, जीजा या बहनोई। फिर से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पिछला रीजनिंग में हम लोग देखे थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, बहनोई या जीजा। तो 86 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को दुगना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, वो संख्या क्या है। अब इसे हम या तो एक्स मानकर निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन से करना ईजी होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि किसी संख्या को दुगना करते हैं, इसको दुगना करते हैं, 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, ठीक है। तो मूल संख्या कितना था, मूल संख्या 4, 4 8 चुके 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28 बच गया, और यहाँ भी 4 दूनी 8, 28, यानी कि ए नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम एक बार एक्स वाला से भी कर लेते हैं। अब क्या है, किसी संख्या के दुगना में 20 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो मूल संख्या कितना हमने माना था एक्स, तो एक्स के 8 गुना से 4 कम वाला संख्या, तो 4 कम वाला संख्या कैसे मिल जाएगा। अब ये देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6x है ना, और 20 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 4। इस तरीके से भी हम ऑप्शन ए नंबर को टिक कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि ए और बी तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे में, ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से करते हैं। एक्स वाई का वैल्यू कुछ अलग मान लो जो इजी हो सॉल्व में, तो हम करते हैं एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 3, वाई का वैल्यू ले लेते हैं 2, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया तीनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो तीनों बराबर नहीं है, ये देखिए तीनों बराबर नहीं है, तो हमने ऐसा मान लिया है। अब क्या करते हैं कि वैल्यू को कर देते हैं पुट।
जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना था 3, तो 3 तिया 9 और ये कितना था 2 1, इसका 3, इसका 2, इसका 1, ठीक है। तो 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ तो 1 है ही, इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा बी, और फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जेड का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 दूनी 6 बटा सी, यानी कि ये -5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया और ये हो गया 3। जब हम के से इक्वेट करके जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ए का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 7, बी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 आ जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा ये देखिए -5, यानी कि सी का वैल्यू क्या होता है कितना हो जाएगा -5। तो अब देख सकते हैं ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -5। अब इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ सरलीकृत मान जो निकालने के लिए इसमें इस सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे ए बी सी का तीनों का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। 1 मिनट, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 6, और एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर हम निकालते जो इसमें पुट करते हैं यानी कि 7 + 3 - 5, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। सॉरी 7 3 10 और 10 में से 5 जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो b का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 दूनी 4 - 3, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। यही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 3, इसका 2, इसका 1, और a का वैल्यू यहाँ पे 7, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5 निकला था। अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं, तो a b और c का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ 3, और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है टोटल 18 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करने के बाद किस में 18 के बराबर आ रहा है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में हम डायरेक्ट पुट करते हैं, आप पुट करके देख लीजिएगा। तो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7 निकाला था, और एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू था 3, बी का वैल्यू कितना था 1 और वाई का वैल्यू था 2, ठीक है 2, और उसके बाद प्लस है सी का वैल्यू कितना था, सी का वैल्यू था -5, और जेड का वैल्यू कितना था 1, है ना। तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 और 2 23, है ना। और 23 में से जब 5 हम माइनस करेंगे, 5 जब माइनस करें तो कितना आ जा रहा है 18 आ जा रहा है, यानी ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दिए गए वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, अब आसानी से ये वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा के मान के, तो बड़ा इजी हो जाएगा। हमने यहाँ थोड़ा सा ये हो गया था, तो बी का वैल्यू यहाँ पे 1 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 अंक की एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई अंक के स्थान का अंक इकाई अंक के स्थान से 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या के मान कीजिए। तो ऐसे ऑप्शन को हम ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आसानी से निकालते हैं। तो कैसे देखिए 4 का 4 अधिक है, तो देखिए 4 इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें अधिक है, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि अंकों के योग से 7 गुनी है। अब देखिए इसका अंक का योग करते हैं 3 दूनी 6, तो 7 गुना हो रहा है क्या 7 दूनी 42, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि अंकों का योग से 7 गुनी है, तो अंकों का योग करते हैं 7 3 10, 10 7 70, देखिए यह भी ऑप्शन से हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसको भी चेक करते हैं, तो इसका जोड़ते हैं कितना हो जाएगा अंकों का योग 8 4 12 हो जाएगा, और 12 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 गुना है क्या, बिल्कुल सही है 12 7 84, यानी कि ये ऑप्शन को मतलब ये ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 5 का पावर 1/3 गुने, अब ये 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब कर देंगे, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.25
इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जो आएगा डबल जीरो, यानी कि 1/4 ये भी हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ 5 की पावर 1/4 तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया यहाँ कितना हो गया 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 का पावर 1 कितना होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कि दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं ओर कितने त्रिकोण एक त्रिकोण बनाता है। एक स्टार के पहले त्रिकोण बनता है, ये देखो इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, तो ये बनाएगा नहीं, इसके पहले तो त्रिकोण बनाएगा नहीं, इसके पहले बनाएगा, यानी कि यहाँ बना रहा है और यहाँ बना रहा है, यानी कि 2 त्रिकोण बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई भी 2 आकृतियाँ लेते हैं तो इनमें से कितने प्रतीक उभयनिष्ठ होंगे, यानी कितने सैम्बल उभयनिष्ठ होंगे। तो और 1 और 2 में देखते हैं, एल और एल बस एक ही उभयनिष्ठ हो रहा है मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद 2 और 3 देखते हैं, ये एक्चुअली स्टार है याद रखिएगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये स्टार है, स्टार है, यहाँ 2 उभयनिष्ठ मिल रहे हैं मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 में हमें 2 उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, राहुल एक मॉडल पेपर हल कर रहा था। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न हैं, उसमें से ठीक ठीक 10 हल करने हैं, ऐसा वह कितने अलग अलग विधियों से कर सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास 11C10 निकाल लेंगे। NCR का फार्मूला सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। तो NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है, बताता हूँ मैं, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है, सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल। अब करेंगे क्या कि वैल्यू पुट करते हैं, तो 11C10, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 फैक्टोरियल बटा 11 माइनस 10 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल गुने, अब कितना हो जाएगा ये r फैक्टोरियल NCR, तो ये r हो जाएगा, तो ये 10 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए 11 का जब हम फैक्टोरियल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि 11 गुने 10 गुने 9 गुने ऐसे ऐसे करते करते 1 तक पहुँचेंगे। उसी तरीके से फिर 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो 10 9 8 ऐसे 1 तक पहुँचेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 11 बचेगा, और यही सवाल का उत्तर भी है। इस तरीके से 93 का करेक्ट आंसर है 11। तो NCR का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इस पर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे, आपको 11 करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में 4 छवियाँ दी गई हैं, जिनमें से एक के अलावा शेष पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब देखिए इसमें एक डॉटेड लाइन है, इसमें एक डॉटेड लाइन है एक तरफ, इसमें हाफ डॉटेड लाइन एक तरफ है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा डॉटेड लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि आदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस पे दौड़ रही है, जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ये रहा उत्तर ये रहा पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर है, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, तब दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस तरफ होगा। तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, अब 3.5 ये हाफ हो गया ना, तो ये हाफ हो गया तो इधर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इधर कौन है, इधर पूरब है और ये दक्षिण है, यानी कि दक्षिण पूर्व, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से 6 कोने किसके हैं। अब देखिए इसका कितना कोना है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6, ये देखिए 2 ही का दिख रहा है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे, ये देखिए, अब 21 में 3 को डिवाइड कर दिया 7 आया, 111 में 3 को डिवाइड कर दिया 37 आया, इसमें 3 को डिवाइड कर दिया ये आया, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 3 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे होगा। इसको 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, बचा 1 5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 25। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, इनमें से कुछ किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा, यानी कि हर कोई एक दूसरे के करीब होगा, सेम डिस्टेंस पे, सन्निकट मतलब सेम डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए एक सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं कि 3 मित्र हैं और त्रिकोण के शीर्ष पर खड़े हैं। ये देखिए 3 मित्र हैं और तीनों शीर्ष पर खड़े हैं, तो देखिए इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, अब जैसे भी हम एक दूसरे का डिस्टेंस देखें ये तीनों ही बराबर सन्निकट हैं, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 देखते हैं। मान लीजिए कि आप 5 बाई 5 की वर्गाकार ग्रिड के मध्य बॉक्स में खड़े हैं, आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले हम बनाते हैं 5 बाई 5 का एक बॉक्स बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, 5 बाई 5 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम बीच में खड़े हैं। ठीक है, ये हम बीच में खड़े हैं और यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन। अब देखिए हम कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, ये देखिए यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में ही कह दिया है कि हम तिरछे नहीं चल सकते, तिरछे नहीं चल सकते, या तो कॉलम में चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, या तो ऐसे चलेंगे, हम तिरछे नहीं चल सकते। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि कोने के एक बॉक्स में, तो कोना के एक बॉक्स में हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब तक हम ये यहाँ पे बोला गया है कि तिरछा हम चल ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, कोने के बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। दिए गए 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है। अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है क्यू। ये देखो, ये हम दहिना में देख सकते हैं लेकिन बायां में क्यू कहीं नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे जेड का, तो जेड सिर्फ यहाँ है, देखो जेड यहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, जेड, एक मिनट, जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, तो जेड नहीं हो सकता है, जो सिर्फ बाईं ओर दिखाई नहीं दे सकता है, क्यों है। और उसके बाद बी देखिए, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। एम देखिए, एम यहाँ भी है, ये देखिए एम यहाँ भी है और एम यहाँ भी है। तो सिर्फ क्यू ही एक ऐसा ऑप्शन में है जो सिर्फ दाईं ओर देखा जा सकता है लेकिन बाईं ओर के कोई भी बॉक्स में मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा एक निवेश युक्ति है। निवेश मतलब क्या हुआ कि इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है और प्रिंटर भी आउटपुट है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सा फील्ड दर्शाती है। आई होप इसका करेक्ट आंसर आपको सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर है बी, फ्रॉम, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन है
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। तो पहला है वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच करता है, बिल्कुल करता है। हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, बिल्कुल ये भी सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, ये भी सही। यानी कि 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। और 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेरकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर लेज़र लाइट को उपयोग में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। और नाम से ही पता चल रहा है लेज़र प्रिंटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर के अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो ये सबसे तेज़ गति से चलने वाला प्रिंटर है, सबसे तेज़ गति से काम करता है। अब इसकी क्वालिटी और स्पीड बाकी प्रिंटर की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें डॉट मैट्रिक्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। और इसका कैपेसिटी हम DPI में मेज़र करते हैं। DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब उसके देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। और 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105 नंबर का डी हो जाएगा, यानी कि ABC तीनों, ठीक है। यानी कि संचिका प्रबंधन भी, युक्ति प्रबंधन भी और कार्य अनुसूचन भी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संचालन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से क्या कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधित नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लघु कृति कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब 108 नंबर देखते हैं कि कौन सा निर्गम युक्ति है। निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है। तो इसका भी आई होप सबको आंसर पता होगा, ड्रम प्लास्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर, विंडोज़ 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृति प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस टैब। अभी 11 देखते हैं, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको इनमें से कौन सा प्रोग्राम देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VMware। उसके बाद 111 नंबर, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधनों का उपयोग करता है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 क्या है कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 देखते हैं, विन्यास योग संगणन संसाधनों के विभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग बनाने के लिए एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में चीज़ें आसानी से समझ में आती है, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो आई होप इसका भी सबको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, F5। उसके बाद नेक्स्ट, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन
कौन सा है? तो कौन सा है? ये था उस समय बी ऑप्शन, यानी कि मार्शमैलो था। अभी तो पाई आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। विंडोज़ 8 में स्क्रीन के ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लघुकृति प्रयोग की जाती है? तो 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंडोज़ का प्रतीक, जो विंडोज़ का जो सिंबल होता है वो, और शिफ्ट और अप एरो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। ISP का अर्थ क्या है? इसका भी आंसर सभी को पता होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IP एड्रेस। 119 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, .xlsx। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सा है? ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कौन सा है? तो 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा MS एक्सेस, ठीक है, MS एक्सेस यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 122। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? कौन सा गलत है? तो इसका गलत है ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना नहीं किए थे, ये किए थे शिबू सोरेन। बाकी सारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, इनमें से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? अब CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य था इसका? बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? इसका भी करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में, ठीक है। और घाटशिला के मुसाबनी और घाटशिला दोनों, घाटशिला में भी और मुसाबनी दोनों क्षेत्र में, ये पूर्वी सिंहभूम का दोनों क्षेत्र है जहाँ पे तांबा का प्रचुर मात्रा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप तांबा उद्योग की बात करें तो ये भी घाटशिला में ही है। अब नेक्स्ट, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? घाटशिला, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है ये। मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है मयूर नदी को। उसके बाद बात करते हैं 128 नंबर, श्री शामेद शिखर जी को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका एक और क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। कैनरी पहाड़ी है रांची में, टैगोर पहाड़ी ये भी है रांची में, और फुलडुंगरी अभी बताया था घाटशिला में। 129 है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो यह बसंत, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम में। 131 देखते हैं, झारखंड की समृद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड की पहली राजभाषा हिंदी है, सभी जानते हैं। दूसरी क्या है? उर्दू।
उसके बाद 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो सोमा राय नहीं है, बल्कि बाकी तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी दोनों हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सोमा वर्मा झारखंड से नहीं है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 134 का? ऑप्शन नंबर सी जगदीश त्रिगुणायत, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 135 नंबर, वो इकलौते खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। 36 नंबर है, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपिता, यानी धरती आबा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं 138, झारखंड में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया था? किसे किया था? थर्माकोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद 139 की बात करते हैं, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विद्रोह, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब उसके बाद 140 देखते हैं, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? सभी जानते हैं धनबाद में है। कौन सा शहर भारत के मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? सभी जानते हैं कोडरमा। कोडरमा के अलावा मायका हजारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है। हजारीबाग और बोकारो में भी पाया जाता है कोडरमा के अलावा मायका। उसके बाद 142 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? तो तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा ये गलत है? ये गलत है। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला का युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो 143 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? 28वां नंबर है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में कौन सा गाया जाता है? 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 143 है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथ मांझी, सभी जानते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कि लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महुआ मांझी। उसके बाद है 148 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से किस युवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो 148 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, बाकी तीनों को प्रदत्त किया जाता है। ठीक है, तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमर कुमार बौरी। अब उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री के पोर्टफोलियो में शामिल किया गया था, ये करेक्ट है। उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, ये भी करेक्ट है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, ये भी करेक्ट है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जैसे CGL सचिवालय में पूछे गए 150 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है।
गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अन्य वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के चैनल से आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। और गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी बात अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।